नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीएडीपीओ माइनर लॉ सीरीज। इस सीरीज में मेनली तीन चीजें होंगी। सबसे पहली बात, इसमें वेर एक्ट का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। दूसरी बात, इसमें हम अच्छे से रिवाइज करने के लिए हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स का यूज करेंगे जो ऐसे हैं। फिर इसका थर्ड है कि हर वीडियो के लास्ट में जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म होता है तो उसके लास्ट में जो पुराने सब्जेक्ट खत्म होते जा रहे हैं उसका रिवीजन होगा डेली बेसिस पे। इसमें हमारे 45 डेज यानी कि 15 दिसंबर तक हमारे एमपीएडीपीओ के यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक की सारी यूनिट्स अच्छे से दिमाग में छप भी जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। और जो यूनिट 1 से लेके 5 तक के हैं तो इसमें मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन है और क्रिमिनल मेजर लॉ है और आईटी एक्ट वगैरह ऐसे हैं। तो आईटी एक्ट वगैरह करवा लेंगे तो वो 15 दिसंबर तक हो जाएगा। और जो मेजर लॉ है क्रिमिनल मेजर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, तो जी आप साथ साथ अभी पढ़ते जाइए। और फिर अगर नोटिफिकेशन 15 दिसंबर के बाद आता है या पता चलता है कि एग्जाम फरवरी मार्च में है तो हम क्रिमिनल मेजर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का भी डिटेल डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन क्लासेस उसके भी कर लेंगे, उसमें भी जी माइनर लॉ कवर हो जाएंगे। तो ऐसे इस सीरीज को अच्छे से पढ़ने के लिए कि कोई भी क्लासेस मिस ना हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो, क्योंकि हमारी वीडियो डिटेल एक दिन में दो आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यूनिट 6 से। जो है यूनिट 6 में तीन टॉपिक हैं। एक ये है, एक है मतलब एक घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और दूसरा टॉपिक है इंडिसेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट और थर्ड एक्ट है डाउरी एक्ट। तो ये हम तीनों एक्ट लाइन बाय लाइन करेंगे। जैसे आज ये हो रहा है, इसके साथ में आपको एक वीडियो इंडिसेंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट का मिल जाएगा। वो छोटे छोटे एक्ट हैं तो वो एक ही क्लास में वो हो जाएंगे, तो वो दो क्लासेस में दो एक्ट खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्ट को। तो इस एक्ट का नाम है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसके नाम से ही हम इसमें पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहली बात, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम है, यानी कि इसमें कुछ परिभाषाएं होंगी जिसमें बताया जाएगा कि कौन व्यथित व्यक्ति यानी कि एक्यूज है, कौन वो है विक्टिम है, और इसके मतलब क्या रिलीफ वगैरह मिलेंगे, इस सब के बारे में इसमें बताया जाएगा। फिर है इसका मतलब फिर है कि ये भी बताया जाएगा कि घरेलू हिंसा होती क्या है। फिर इसका संरक्षण करने के लिए कोई अधिकारी होंगे, जैसे संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता। तो इन सब लोगों की कर्तव्य वगैरह बताए जाएंगे कि ये लोग का क्या कार्य है। फिर है कि जो अपन रिलीफ मांग रहे हैं तो उसकी प्रोसीजर होगी, क्योंकि संरक्षण चाहिए ना, तो उसके लिए अपन को रिलीफ मांगना होगा, अनुतोष मांगना होगा। तो फिर वो उसका पूरा प्रोसीजर क्या होगा, एक वो होगा। और फिर है जो बाकी बचा होगा तो वो अलग ट्रिकिंग वाले चैप्टर में आ जाएगा। तो इसके टोटल 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रारंभिक, जिसमें संक्षिप्त नाम और परिभाषाएं। फिर है चैप्टर सेकंड, जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा। फिर है चैप्टर थर्ड, जो सेवा प्रदाता और संरक्षण अधिकारी और अन्य अधिकारियों की कर्तव्य वगैरह बताता है। फिर है चैप्टर फोर, जो बताता है अनुतोष मांगने की प्रक्रिया क्या है ना। फिर है चैप्टर फाइव, जो बताता है कि जो प्रकीर्ण जो कुछ बच गया है तो वो प्रकीर्ण में आएगा। आइए इसका आप एक बार ऐसे देखते हैं। देखिए, देखो अध्याय एक है प्रारंभिक, जो है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ परिभाषाएं, जो एक और दो सेक्शंस है। फिर है अध्याय दो, जो है घरेलू हिंसा की परिभाषा, जो हमने बताया। फिर है अध्याय तीन, संरक्षण अधिकारियों सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां व अतिरिक्त है। फिर है अनुतोषों की प्रक्रिया, ये है अनुतोष के आदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया।
जो है 12 से 29 तक। फिर है अध्याय 5 प्रकीर्ण, जो है 30 से लेके 37 तक। इसमें 37 धाराएं हैं। फिर है हर एक्ट में दो डेटें होती हैं, एक होती है इनएक्टमेंट डेट और एक होती है इन्फोर्समेंट डेट। तो इनएक्टमेंट डेट को हम हिंदी में कहते हैं अधिनियमन तिथि। इस दिन संसद से बिल पास होके राष्ट्रपति अपने साइन करते हैं। जब राष्ट्रपति साइन करते हैं तो वो बिल अधिनियम बन जाता है। फिर है इनएक्टमेंट डेट हो गई, तो इस एक्ट की इनएक्टमेंट डेट है 13 सितंबर 2005। ठीक है। फिर इस एक्ट को इन्फोर्समेंट मतलब लागू कब हुआ था, मतलब ये यूज में कब से आया था, तो ये इन्फोर्स हुआ था यानी कि प्रवृत्त हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है। अब हमने क्या क्या अभी देख लिया। देखो इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। इसका पहला चैप्टर है प्रारंभिक, जो धारा 1 और 2 है। फिर चैप्टर 2 है इसका वो घरेलू हिंसा की परिभाषा, जो धारा 3 है। फिर है चैप्टर 1, 2। फिर है चैप्टर 3, जो है संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाताओं की शक्तियों का कृत्य। फिर है चैप्टर 4, जो अनुतोष अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है, जो धारा 12 से लेकर धारा 29 तक है। फिर है चैप्टर 5, जो लास्ट है, जिसे हम प्रकरण, जिसे इंग्लिश में मिसलेनियस कहते हैं, जो है धारा 30 से लेके यानी कि 30 से लेके 37, 30 से लेके 37 तक है। ठीक है। और इसका प्रवर्तित तिथि यानी कि इनेक्टमेंट डेट है 13 सितंबर 2005 और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 26 अक्टूबर 2006। ठीक है। फिर अब इसका प्रीएम्बल देखते हैं और इसका एक्ट नंबर है, जी तो इम्पोर्टेंट, एक सेकंड मार्क लगाने। इसका एक्ट नंबर है 43, ये याद रखना होगा। ठीक है। फिर है इसका प्रीएम्बल, जो है ऐसी महिलाओं के जो कुटुंब के भीतर, कुटुंब यानी कि घर के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं और संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए, तो इसके लिए हमारा आर्टिकल 15 का सब आर्टिकल 3 है, जिसमें बताया गया है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशेष विधि बनाने की संसद को वो है संसद का कर्तव्य है कि वो महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशेष विधि बना सकते हैं। ठीक है। फिर है और जी इसे क्या कहते हैं आनुषंगिक विषय, तो इसका मतलब होता है जैसे महिलाओं से संरक्षण का अधिनियम है, तो इसके लिए जो जो इसके साथ में जरूरी होगा, जरूरी चीजें होंगी, जैसे अनुतोष अभी मतलब रिलीफ अगर किसी को चाहिए है तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी और तमाम चीजें होंगी, तो वो सब चीजें आनुषंगिक विषय कहलाती हैं। ठीक है। मतलब उस चीज को करने के लिए बाकी दूसरी चीजों का होना। ठीक है। फिर है इसका धारा 1, जो बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। ठीक है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। अब आप बताइए वो तारीख क्या है। वो तारीख है 26 अक्टूबर 2006, क्योंकि ये डेट है इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है। और ये इधर पे लिखी जो है, इधर पे लिखी रहती है इनेक्टमेंट डेट यानी कि अधिनियमन तिथि। ठीक है। आप एक बार अपने नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि ये वीडियो देखते हुए आपको नोटबुक तो बनानी ही होगी। जैसे ये हैंड रिटन नोट्स हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो आप वो अपने हिसाब से जो आपको जैसा लगे वैसा आप लिख सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए बनाना है कि डायरेक्ट आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशंस में। इसमें डेफिनेशंस हैं टी तक, ए से लेके टी तक। और लॉ हमेशा इंग्लिश में बनता है, बाद में उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो जो डेफिनेशंस हैं वो ABCDEFG के पूरे क्रम में होती है। जैसे ए फॉर एग्रीड पर्सन,
फिर है सी फॉर चाइल्ड, तो वो बी में आ जाएगा। मतलब ऐसे एबीसीडी के क्रम में होता है, और हिंदी में होता है सब ऊपर नीचे, वो उसका ट्रांसलेशन होता है ना, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है। तो जैसे इंग्लिश में जरूर याद करना कि कौन से में क्या है डेफिनेशन, वो प्री में बहुत यूजफुल होता है। तो जैसे व्यथित व्यक्ति, जैसे टू ए में एग्रीड पर्सन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ये ए है, एक सेकंड, ये ए, ठीक है। व्यथित व्यक्ति, तो व्यथित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यार्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है, और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यार्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं है। अब इसे, एक सेकंड, हाँ, अब इसे अच्छे से समझते हैं कि पहले जो जो वर्ड दिए हैं ना, तो पहले उनका पता लगाते हैं क्योंकि है क्या, फिर ये डेफिनेशन बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगी। एक डेफिनेशन को समझने के लिए हमें 3 या 4 डेफिनेशन में जाना होगा, वो सबसे मेन डेफिनेशन है। जैसे विद्यार्थी कौन है, ठीक है, घरेलू नातेदारी क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना घरेलू नातेदारी, तो वो क्या है, और बस यही है, ठीक है। और घरेलू हिंसा क्या है, इसके लिए तो पूरा अलग एक सेक्शन ही है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं अपन, घरेलू नातेदारी आखिरकार होती क्या है। और घरेलू नातेदारी को समझने के लिए पहले चलते हैं साझा गृहस्थी में, क्योंकि देखिए घरेलू नातेदारी की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है साझा गृहस्थी, तो साझी गृहस्थी जिसे शेयर हाउस होल्ड भी कहते हैं। तो पहले समझते हैं साझी गृहस्थी क्या होती है, फिर आएंगे घरेलू नातेदारी में, फिर आएंगे प्रत्यार्थी में, और फिर व्यथित व्यक्ति में। तब जाके ये पूरा अच्छे से समझ में आएगी ये डेफिनेशन में आखिरकार बात क्या हो रही है। तो सबसे पहले चलते हैं सानी गृहस्थी में, जो है हमारी एस में, शेयर हाउस होल्ड जिसे हम कहते हैं कि एस है, जी टी है, ठीक है। अब साझी गृहस्थी सिंपल सी बात है, ऐसा घर जिसमें महिला प्रत्यार्थी के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके साथ उसका घरेलू नातेदारी का संबंध है रहती है, वो साझा गृहस्थी कहलाती है। यानी कि बिल्कुल बेसिक एग्जांपल, जैसे अपन लोग हैं सब लोग, तो जो अपन घर में रहते हैं ये साझा गृहस्थी कहलाता है। इसे एक बार फिर से समझते हैं, साझा गृहस्थी यानी कि ऐसा ऐसी गृहस्थी जिसमें वो महिला की शिकायत कर रही है, जिसे आगे जाके वो व्यथित व्यक्ति कहा है, तो वो महिला ऐसे घर में रह रही है किसके साथ में, या तो अपने पति के साथ में, या जिसके साथ उसका घरेलू नातेदारी का संबंध है उनके साथ रह रही है, तो वो साझा गृहस्थी कहलाता है। अब एक बार से पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। साझा गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहाँ वितरित व्यक्ति रहता है, वितरित व्यक्ति यानी कि वो महिला, ठीक है, या किसी घरेलू नातेदारी में, या या तो अकेले या प्रत्यार्थी के साथ किसी विक्रम पर रह चुका है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो अभी रह रही हो, अगर पहले भी वो रह चुकी है तो वो साझा गृहस्थी कहलाएगी, जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी को संयुक्त स्वामित्व या किराएदारी में है, या उनमें से स्वामित्व या किराएदारी में है जिनके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार, हक, हित या साम्य रखते हैं, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो अविभक्त कुटुंब का अंग है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली, जिसका प्रत्याशी इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्याशी या विचित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित एक सदस्य है। जो हमने बताया है, देखिए इसका इम्पोर्टेंट अपने इंग्लिश से कितना है कि 2H में शेयर हाउस होल्ड है, और शेयर हाउस होल्ड कहलाता क्या है, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। देखो ऐसा, देखो ऐसी ऐसा घर जिसमें वो महिला रह रही हो
या तो अपने पति के साथ मतलब पति के साथ, या फिर वो ऐसे व्यक्तियों के साथ रह रही हो जिनके साथ में घरेलू नातेदारी का संबंध है, तो वो कहलाता है साझा गृहस्थी। ठीक है। अब समझते हैं कि घरेलू नातेदारी क्या है। ठीक है। बार बार घरेलू नातेदारी यूज हो रही है, तो घरेलू नातेदारी है 2D में, ई नहीं 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 सॉरी, एफ में। ठीक है। ठीक है। घरेलू नातेदारी में है, अब पहले इसे आसानी से समझते हैं, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा संबंध जो एक ही घर में रहते हैं और उनके बीच में या तो वो समरसता यानी कि भाई बहन वगैरह हो, या पति पत्नी हो, या दत्तक ग्रहण वगैरह किया हो। ठीक है। मतलब अडॉप्ट किया हो, या फिर वो ज्वाइंट फैमिली की हो, जैसे माता पिता, उनके भाई बहन, जैसे बड़े पापा बड़ी मम्मी, वो सब चीजें, तो वो ज्वाइंट फैमिली में आ जाते हैं। तो वो सब व्यक्तियों को जो संबंध कहलाते हैं उसे हम घरेलू नातेदारी कहते हैं। अब इसे एक बार पढ़ते हैं, ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन उतनी वो टफ नहीं है। घरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझा गृहस्थी में एक साथ रहते हैं। ठीक है। प्रेजेंट हो या पास्ट हो, ये प्रेजेंट है, या किसी समय रह चुके हों एक साथ, जब भी समरसता, विवाह द्वारा, समरसता यानी कि भाई बहन, विवाह द्वारा यानी कि पति पत्नी, या विवाह या दत्तक यानी कि अडॉप्ट किया हो, किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है, या एक अविभक्त कुटुंब यानी कि ज्वाइंट फैमिली के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य, तो वो घरेलू नातेदारी होती है। घरेलू सीधी बात है, दो व्यक्तियों के ऐसे संबंध जो एक ही घर में रहते हैं, साझाग्रस्त यानी कि एक ही घर, ऐसे घर में रहते हैं जिसमें उन लोगों का संबंध क्या है, या तो भाई बहन है, या पति पत्नी है, या माता पिता है, या किसी को अडॉप्ट किया है, तो वो सब उन सबके व्यक्तियों के बीच के संबंध को हम कहते हैं घरेलू नातेदारी। ठीक है। ई में है एग्रीव पर्सन यानी कि पीड़ित व्यक्ति, उसको सिंपल एग्जांपल में कह सकते हैं विक्टिम, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। फिर है एफ में है घरेलू नातेदारी, एस में है शेयर हाउस होल्ड, और इसमें एक सेकंड, ये कौन सा क्यों, अपराध क्यों किया, एग्जाम ट्रिक है जी। क्यों माने प्रत्यार्थी, जिसे हम इंग्लिश में रेस्पोंडेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें है इसकी ये है एक्यूज्ड है। ठीक है। जिसने घरेलू हिंसा की है। ठीक। आसान भाषा में। अब इससे पहले बैरड एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। देखो, प्रत्यार्थी से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो विशिष्ट व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है। घरेलू नातेदारी यानी कि वही जो पढ़ चुके हैं अपन इसमें, या रहा है, और जिसके विरुद्ध विशिष्ट व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है। यानी कि जैसे अपने पति के विरुद्ध या अपने सास ससुर के विरुद्ध, कोई भी हो सकता है, परंतु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाले कोई भी महिला पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी। इसमें पत्नी या विवाह की प्रकृति इसलिए लिखा है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप होता है ना, तो वो इसमें कवर हो जाता है। ठीक है। फिर है ये भी पढ़ ही लेते हैं, जो टी में नहीं नहीं सॉरी आर में सेवा प्रदाता, तो सेवा प्रदाता है जो धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व अभिप्रेत है। ठीक है। एस में है शेयर हाउस होल्ड, जिसे साझा गृहस्थी कहते हैं। टी में है आश्रय गृह, तो आश्रय गृह में सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि जो राज्य सरकार अधिसूचित करे या जो राज्य सरकार बनाए जिसे, वो आश्रय गृह है। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। ये है इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
ये बना बनाया क्वेश्चन है, ऐसा बन सकता है। ठीक है, फिर है सेवा प्रदाता भी हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आए ए में। आप समझते हैं, तो विथित व्यक्ति से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यार्थी की, प्रत्यार्थी कौन, क्यू में बताया था कौन होता है प्रत्यार्थी, देखो ऐसा वयस्क सदस्य जो ऐसा वयस्क सदस्य है जिसके विरुद्ध विथित व्यक्ति ने कोई अनुतोष मांगा है। ठीक है, वो प्रत्यार्थी है यानी कि एक्यूज पर्सन। तो प्रत्यार्थी की घरेलू नातेदारी में है, घरेलू नातेदारी यानी कि वही एक ही घर में रह रहे हैं, या तो भाई बहन, पति पत्नी, या फिर ज्वाइंट फैमिली यानी कि बड़े पापा बड़ी मम्मी, वो सब चीजें, वो सब लोग घरेलू नातेदारी में हैं या रहे हैं, मतलब अभी भी रह रहे हैं साथ में या पहले रह चुके हैं। और जिसका भी कथन है कि प्रत्यार्थी द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार नहीं है, वो होता है विथित व्यक्ति। जैसे जो कहता है कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ अत्याचार किया है, तो कहने वाला व्यक्ति विथित व्यक्ति होता है। अब है बी में बालक। तो बालक से कौन होगा, जिसकी एज 18 ईयर यानी कि 18 साल से कम है, वो बालक होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बालक में 3 लोग इंक्लूड होते हैं। कौन कौन इंक्लूड होता है, देखो एक तो पोषित बालक, एक दत्तक ग्रहण करने वाला बालक, ठीक है, और एक सौतेला बालक। ठीक, ये ये इम्पोर्टेंट है। देखो कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है, इसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव लगा दो, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा है, और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति, कौन बालक में इंक्लूड नहीं हो सकता, दत्तक, सौतेला, पोषित बालक दे, 3 ऑप्शन दे देंगे, एक और कोई दे देंगे तो वो भी बन सकता है। फिर है प्रतिकरण भी, तो रिलीफ मांगे जाते हैं ना, तो कोर्ट अपन को एक उन रिलीफ में ये देता है प्रतिकर का आदेश, मतलब इसमें अपन को कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, तो प्रतिकर आदेश है धारा 22 में, इसे याद करने का ये है। देखो सी से होता है कंपनसेशन, कितना बड़ा है, फिर है कंपनसेशन की स्पेलिंग, फिर है डी में है कस्टडी। कस्टडी कितनी छोटी है, छोटी मीनिंग मतलब वो उसकी स्पेलिंग छोटी है, तो बड़ी चीज कंपनसेशन यानी कि प्रतिकर आदेश। ठीक है, तो वो है धारा 22 में। अभिरक्षा आदेश यानी कि कस्टडी जो के डी में है, जो धारा 21 के अनुसार आदेश अभिप्रेत है। ठीक है, मतलब 21 में दिया जाता है, जो अभिप्रेत का मतलब यही है कि जो एक धारा 21 में बताया गया है वो आदेश अभिरक्षा आदेश माना जाएगा। फिर है डी, ई, घरेलू घटना रिपोर्ट, यानी कि घरेलू घटना रिपोर्ट कौन सी है, जो विधित व्यक्ति शिकायत करेगा, है ना, और वो शिकायत को विहित प्रारूप में अगर लिखा गया है, विहित प्रारूप यानी कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे हमारा अब VNSS है, तो उसमें वो शेड्यूल 2 में जो फॉर्मेट दिए है ना, तो ऐसे फॉर्मेट इसके भी होते हैं, मतलब उस फॉर्मेट में कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर होती है। अगर उस फॉर्मेट में कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है तो वो घरेलू घटना रिपोर्ट होगी। अगर व्यथित व्यक्ति ने शिकायत की है तो व्यथित व्यक्ति कौन है, 2A में बताया गया है, मतलब व्यथित व्यक्ति जिसने जो घरेलू नातेदारी में है या रहा है, और जिसने प्रत्यार्थी के विरुद्ध यह शिकायत की है कि वो घरेलू हिंसा का शिकार रही है प्रत्यार्थी के द्वारा। ठीक है, प्रत्यार्थी कौन है, तो क्यों में वयस्क होगा। ठीक है, और वो देखो वयस्क होगा, और विधित व्यक्ति कहेगा मतलब जिसने विधित व्यक्ति के द्वारा वो अनुतोष मांगा है, तो वो विद्यार्थी होगा। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया घरेलू नातेदारी। ठीक है, फिर है जी, घरेलू हिंसा। जी से मतलब बहुत जी नहीं परेशान कर दिया है, जी से घरेलू हिंसा, चैन से जीने नहीं देना, तो वो घरेलू हिंसा धारा 3 में है। ठीक है, उसका अर्थ वही होगा जो धारा 3 में है। फिर है दहेज, एच में। आप डायरेक्ट में जी ऐसे पॉइंट हाईलाइट करते जाइएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर है दहेज।
दहेज का वही अर्थ होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में होगा, जो अपन एक दो दिन में पढ़ ही लेंगे ये एक्ट, दहेज वाला भी और ये वाला भी। ठीक है। आई देखिए, आई आई में है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कौन सा होगा? तो मजिस्ट्रेट होगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्राधिकारता में ऐसा कोई मामला घरेलू हिंसा का हुआ है वह मजिस्ट्रेट। ठीक है। कौन सा? मतलब जिसकी, देखो जो क्षेत्राधिकारता वाले तो सब में रहता है, जिसमें नहीं रहता है उसमें तो वो लिखा रहता है चाहे क्षेत्राधिकारता हो या ना हो। ठीक है। तो इसमें मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकारता के यानी कि जुरिसडिक्शन के अंदर गर कोई अपराध हुआ है घरेलू हिंसा का, तो वो वहां का फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट आता है मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में। लेकिन अब बीएनएसएस आ गया है, उसमें मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट हट गया है ना। अब सिर्फ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बचे हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन इस एक्ट में अभी भी सीआरपीसी लिखा है, इसीलिए और ये अभी अमेंड नहीं हुआ है, इसीलिए अपन इसको यही पढ़ेंगे। पीतम्बर न्यायिक मजिस्ट्रेट इंक्लूड होगा और महानगर मजिस्ट्रेट इंक्लूड होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए बीएनएसएस लिखा हो तो फिर महानगर मजिस्ट्रेट हटा देना। बाकी अगर अम, इस एक्ट का आए कि घरेलू हिंसा अधिनियम में मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में कौन कौन होता है, ऑब्जेक्ट में होगा पीतम्बर न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको दोनों लगाना है। ठीक है। फिर आई हो गया। फिर है जे। जे होगा मेडिकल फैसिलिटी। सीधी बात है, जो राज्य सरकार बता दे वो हम मान लेंगे कि वो मेडिकल चिकित्सीय सुविधा है, खत्म कहानी। फिर है धनीय अनुतोष, जो है हमारा के में। ठीक है। तो धनीय अनुतोष से ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप, ठीक है, व्यथित व्यक्ति द्वारा, टू ए वाला, उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की इप्सा की मांग करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान किसी विक्रम पर पीड़ित व्यक्ति को संदाय करने के लिए पिताजी को आदेश दे सकेगा। सीधी बात है, जैसे अपन ने कोर्ट में कोई रिलीफ मांगा, कोर्ट में लगा कि हाँ, मजिस्ट्रेट को लगा कि घरेलू हिंसा तो हुई है। अब वो बेचारे ने पूरा वो रिपोर्ट वगैरह की, अपने खर्च वगैरह भी, मतलब वो एक तो उसके साथ घरेलू हिंसा भी हुई और दूसरा उसने पैसे लगा के केस भी किया है। तो फिर वो कोर्ट रिलीफ तो वो देगी जो मांगा है, उसके साथ में वो कंपनसेशन दे देगी कि जो तुमने अभी खर्च वगैरह किए हैं वो भी कम वो हो जाए, और जो तुम्हें इतनी क्षति वगैरह हुई है, हानि वगैरह हुई है, उसको सहन करने के लिए, पूरा करने के लिए तुम एक्स्ट्रा रुपए ले लो। है ना, बिल्कुल ठेठ भाषा में एक्स्ट्रा रुपए मिल जाते हैं। ठीक है। जैसे रिलीफ मांगा अपन ने संरक्षण आदेश का, कोर्ट को लगा घरेलू हिंसा हुई है तो संरक्षण आदेश के साथ साथ धनीय अनुतोष भी दे देंगे। ठीक है। तो हो गया के। अब एक बार के हो गया, एक बार देखते हैं कि कौन से में क्या है। देखिए, ए में है एग्री पर्सन जिसे हम विधिक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है। फिर है बी में बालक। ठीक है। सी में है कंपनसेशन ऑर्डर। डी में है कस्टडी ऑर्डर। ई में है घरेलू हिंसा रिपोर्ट। ठीक है। एफ में है घरेलू नातेदारी। जी में चेनिंग यानी कि घरेलू हिंसा हो गई। एच से दहेज मांग ली। आई में मजिस्ट्रेट आ गए। जे में मॉनेटरी मेडिकल फैसिलिटी हो गई। के में मॉनेटरी रिलीफ हो गई। एल में नोटिफिकेशन आ गई। नोटिफिकेशन बस, एल में नोटिफिकेशन बस खत्म। फिर एम में प्रिस्क्राइब विहित, बस इसका सिर्फ ये क्लॉज याद रखना कौन से में क्या है। ठीक है। एल हो गया, एम हो गया, एन आ गया संरक्षण अधिकारी, जो धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है। फिर है ओ, संरक्षण आदेश अपन को धारा 18 में मिलता है। फिर है ओपी,
यानी कि निवास आदेश जो धारा 19 की धारा 1 के अधीन मिलता है, यानी कि संरक्षण आदेश धारा 18 में मिलता है और निवास आदेश धारा 19 की धारा 1 में मिलता है। ठीक है, विद्यार्थी की डेफिनेशन हो गई है, सेवादाता की डेफिनेशन भी हो गई है और साझा गृहस्थी, आश्रय गृह, इन सब की डेफिनेशन खत्म। अगर डेफिनेशन के क्लॉज सबको अच्छे से याद हो गए तो समझ लो 1 नंबर का क्वेश्चन सही है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन डेफिनेशन से आते ही आते हैं, मतलब किसी भी माइनर लॉ की डेफिनेशन सबको सभी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बार इसका थोड़ा रिवीजन करते हैं, क्योंकि आज के सिर्फ डेफिनेशन तक जाना था। अब कल के में 3 से लेके 17 सेक्शन तक कर लेंगे, फिर उसके बाद से 3 क्लासेस में, मतलब अब बची 2 क्लासेस में ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम एक्ट नंबर 43 ईयर 43 का 2005, इन्फोर्समेंट डेट 13/7 नहीं छोड़ेंगे, यानी कि 13 सितंबर 2005 लागू हुआ था, यानी परिवर्तन तिथि 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, फिर है इसलिए इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। कब से है? पहले नहीं था, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, फिर जब वो 31/10/2019 में वो वाला जजमेंट आया, उसके बाद पूरे इंडिया, मतलब जम्मू कश्मीर में भी ये सब लॉ अप्लाई हो गए उस जजमेंट के बाद। फिर एक हो गया धारा 1, फिर है धारा 2 डेफिनेशन। ए में एग्रीड पर्सन, एग्रीड पर्सन कौन होगा? मतलब एग्रीड पर्सन वह होगा जो घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जो शिकायत कर रहा है कि वो प्रत्याशी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रहा है। ठीक है, फिर है, अब प्रत्याशी में गए तो टू क्यों में है, अपराध क्यों किया, यानी कि रेस्पोंडेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। प्रत्याशी कौन होगा? तो प्रत्याशी वो होगा जो 18 ईयर से ज्यादा का है और जिसमें एक विकसित व्यक्ति, अ, देखो 18 साल से ज्यादा है और विकसित व्यक्ति जिससे रिलीफ मांग रही है वो होगा प्रत्याशी। फिर है घरेलू नातेदारी से 2 व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध जो एक घर में रह रहे हों, वो क्यों किन संबंध से रह रहे हैं, या तो भाई बहन है यानी कि समरक्षता, या विवाह यानी कि पति पत्नी, या दत्तक ग्रहण क्या है, या फिर वो है जॉइंट फैमिली है ना। तो फिर वो घरेलू नातेदारी हो जाएगी, तो ए हो गया। बी में बालक हो गया, बालक 18 वर्ष से कम कम एज के व्यक्ति बालक के अंतर्गत आ जाएगा। बालक में 3 लोग होते हैं, कौन कौन होता है? पोषित बालक होता है, दत्तक ग्रहण बालक होता है और सौतेला बालक होता है। फिर है सी, सी कंपनसेशन ऑर्डर, कंपनसेशन को हिंदी में हम क्षतिपूर्ति वो प्रतिकार आदेश कहते हैं। ठीक है, और फिर है डी में कस्टडी ऑर्डर जिसे हम संरक्षण आदेश कहते हैं। तो कंपनसेशन ऑर्डर अपन को 18 वो क्या कहते हैं, एक सेकंड, जो कंपनसेशन ऑर्डर है वो धारा 22 में मिलता है और कस्टडी ऑर्डर धारा 21 में मिलता है। फिर डी हो गया, फिर ई है घरेलू हिंसा रिपोर्ट, एफ है घरेलू नातेदारी, जी घरेलू हिंसा, एच दहेज है, आई मजिस्ट्रेट है, आई मजिस्ट्रेट हो गया। और फिर जे में मेडिकल वो मेडिकल फैसिलिटी, फिर के में मॉनेटरी रिलीफ, फिर एल में नोटिफिकेशन, एम में प्रिस्क्राइब और ओ में प्रोटेक्शन ऑफिसर जो धारा 8 की उत्तर 1 में नियुक्त होता है। फिर बी में प्रोटेक्शन ऑर्डर जो धारा 18 में मिलता है। फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद वो क्या कहते, सरेंडर ऑर्डर यानी कि संरक्षण आदेश, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा, एक सेकेंड, कहाँ पे थे, हाँ, पी निवास आदेश यानी कि रेजिडेंस ऑर्डर जो धारा 19 की धारा 1 में है। फिर है प्रत्यार्थ क्यू में, फिर आर, आर में सेवा प्रदाता, एस में साझा गृहस्थी, टी में आश्रय गृह। ठीक है, तो आज हमने डेफिनेशन की, आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए और आपकी क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में प्लीज बताइए। और अगर ये सीरीज आप चाहते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे एमपीएडीपीओ की 45 डेज की, इसमें सारे लोग ऐसे ही एक एक करके पूरा अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो
फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।